गर्मी में हरे भरे खेत में तीन बहू की रसोई। शकुंतला के तीनों बेटों की शादी हो चुकी है। उनकी तीनों बहुएं कोमल, राधा और माया अपने खेत के बीच बनी छोटी सी झोपड़ी में आई हैं। छोटी सी झोपड़ी के अंदर जगह इतनी कम है कि सामान ऊपर नीचे लदा हुआ है। सास शकुंतला और नंद छुटकी कोने में बैठी है और तीनों बहुएं झोपड़ी के कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाते हुए साड़ियों से पसीना पोंछ रही हैं। राधा जरा संभल कर, तेरा पैर माची को लग जाएगा। अरे दीदी कहाँ हटू, पीछे दीवार है, आगे चूल्हा और बगल में सामान। इस एक कमरे में हम 8 लोग कैसे समाएंगे। अरे बेचारी छुटकी को देखो, उसे पढ़ाने के लिए कोना तक नहीं मिल रहा। और रात को भी जब तीनों भाई मजदूरी से आएंगे तो हम सोएंगे कहाँ, एक के ऊपर एक चढ़कर। मैं तो पुराने चूल्हे के पास वाले इस छोटे से कोने में गुजारा कर लेती थी, पर तुम तीनों आ गई हो, इस घर की दीवारें अब काटने को दौड़ती हैं। तभी कोमल चूल्हा जलाती है। चूल्हा बिल्कुल दरवाजे के पास है। जैसे ही धुआं उठता है, अंदर बैठी नंद और सास को खांसी आने लगती है। उसी समय माया सब्जी काट रही है। उसका हाथ गलती से राधा को लग जाता है और सब्जी जमीन पर गिर जाता है। ओफो माया, देख के यहाँ देखो दीदी, यहाँ हाथ हिलाने की जगह नहीं है। सब्जी क्या काटूं, ऐसा लग रहा है हम रसोई में नहीं किसी पिंजरे में बंद है। धुआं आंखों में लग रहा है माँ जी, इस तपती टीन और झोपड़ी में तो सांस लेना भी भारी हो गया है। क्या करे बहू, ये घर नहीं साहूकार का एहसान है, जैसा है इसी में गुजर करना होगा। माँ आज तो बहुत घुटन हो रही है, चलो ना बाहर चलते हैं। बेटा बाहर सूरज आग उगल रहा है, लू चल रही है, ऐसे में हम बाहर गए तो हमारी जान चली जाएगी। राधा बेटा जरा एक गिलास पानी तो दे दे। जी माँ जी। राधा पानी लेने के लिए मटके के पास जाती है और मटका देखकर, अरे ये क्या, मटके में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, खाना बनाने का पानी भी खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे। चलो फिर पहले पानी ले आते हैं। तीनों बहुएं सिर पर मटका रखकर कुएं की तरफ जाती हैं, जिन्हें देखकर रास्ते में गांव की औरतें आपस में बातें बनाने लगती हैं। ए भगवान, ये क्या देख लिया, ये तो वही बहुएं हैं जो साहूकार के खेतों में बनी छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बेचारी इतनी छोटी झोपड़ी में परेशान हो जाती होगी इतनी गर्मी में। हाँ, कल मेरे पति कह ही रहे थे कि जो उनके घर में बाहर नीम का पेड़ है ना, खेत के बीचों बीच उनके पति कल रात वहीं सो रहे थे। अरे बेचारियों की नई नई शादी हुई है, ये तो अपने पतियों के साथ भी नहीं सो पाती होगी उस छोटे से झोपड़े में। दीदी इनकी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी करनी चाहिए ना इन्हें। तुम चुप करो दीदी, देखो सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी इसी झोपड़ी में काट देंगे। तुम इन पर ध्यान मत दो, मटका भरो और चलो। तीनों वापस अपने खेत में बनी झोपड़ी में लौट आईं। शाम के समय सूरज ढलने पर कोमल, राधा और माया झोपड़ी की घुटन से निकलकर बाहर खेत की खुली हवा में सांस ले रही हैं। तभी कोमल की नजर खेत के कोने में पड़े गोबर और कूड़े के ढेर पर पड़ती है। राधा माया, उस ढेर को देखो, अगर हम इस गोबर और कचरे को सही तरीके से सड़ाकर ऑर्गेनिक खाद तैयार करें तो इस खेत की फसल दुगनी हो जाएगी। साहूकार खुश हो जाएगा तो शायद हमारे रहने का भी कुछ बेहतर इंतजाम कर दे। दीदी साहूकार का तो पता नहीं, पर इस झोपड़ी ने तो हमारा दम निकाल दिया है। अंदर ना बैठने की जगह है, ना खाना बनाने की। यही तो मैं कह रही हूँ, जब अंदर जगह नहीं है तो हम अंदर घुटे क्यों। ये बाहर का पूरा खेत हमारी कर्म भूमि है, क्यों ना हम अपनी रसोई झोपड़ी से बाहर ही ले आए। पर दीदी बाहर तो आसमान से आग बरस रही है, इतनी धूप और धूल में खाना कैसे बनेगा। अरे हम भारतीय बहुएं हैं, जुगाड़ करना तो हमारे खून में है। हम खेत के किनारे 4 मजबूत खंबे गाड़ेंगे और ऊपर से टीन की शेड डाल देंगे। चारों तरफ से खुला रहेगा तो ठंडी हवा आएगी और धुआं भी नहीं फंसेगा। चलो रसोई तो बाहर आ गई, पर रात को सोने का क्या। 8 लोग उस छोटी सी झोपड़ी में एक साथ कैसे सोएंगे। नई शादी हुई है, शर्म लिहाज भी तो कोई चीज है। उसका भी हल है मेरे पास। हम झोपड़ी के अंदर पुरानी लकड़ी और सुतली के पर्दे बनाकर लटका देंगे। बीच में पर्दे गिरे तो एक कमरे के 4 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। माँ जी और छुटकी का कोना अलग और हम तीनों का अपना अपना कोना। कोमल की बात सुनकर तीनों के चेहरों पर चमक आ गई। अगले ही पल तीनों बहुएं अपने काम में जुट गईं और देर रात तक काम करके तीनों ने झोपड़ी के अंदर सुतली और लकड़ी के पर्दे तैयार कर लिए। तभी तीनों के पति मंडी से घर वापस आ जाते हैं। अरे ये झोपड़ी के अंदर क्या तामझाम चल रहा है। रघु जी ये तामझाम नहीं, हमारे महल की दीवारें हैं। आप सब हमारी मदद कीजिए ये पर्दे टांगने में। तीनों भाइयों ने उन पर्दों को कील की मदद से झोपड़ी में टांग दिया। अब उस छोटी सी झोपड़ी में 4 अलग अलग सोने की जगह बन गई थी।
लेकिन बहू, अगर इस झोपड़ी में तुमने सोने की जगह बना ली तो रसोई कहाँ बनेगी? आज का खाना तो तुमने दोपहरी में बना लिया, लेकिन कल से खाना कहाँ पकेगा? अरे माँ जी, आप फिक्र क्यों करती है? हम तीनों बहुएं खुले खेत में अपनी रसोई बनाएंगे, जहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या साहूकार हमें ये सब करने देगा? वो सब बाद में सोचेंगे, पहले तो हम साहूकार के पास जा रहे हैं, उन्हें फसल का पूरा हिसाब देना है। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। एक तरफ तीनों बहुएं जोश के साथ खेत के कोने में ईंटें जोड़कर चूल्हा और रसोई बनाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई भारी मन से साहूकार की हवेली पहुंचते हैं। साहूकार अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा होकर गुड़गुड़ा रहा है। अरे भाई देख रघु, तेरे बाप ने पूरी उम्र इस खेत में पसीना बहाया है और अब तू भी वही कर रहा है। पर याद रखना, अगर इस बार फसल का मुनाफा कम हुआ तो एक पल नहीं लगाऊंगा तेरी झोपड़ी खाली करवाने में। जी मालिक, आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों भाई दिन रात एक कर देंगे, पूरी जान लगा देंगे, पर आपका मुनाफा कम नहीं होने देंगे। साहूकार की धमकी सुनकर तीनों उदास मन से वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौटते हैं। पतियों को परेशान देखकर कोमल उनके पास आती है। रघु जी, क्या बात है? आप तीनों के चेहरे ऐसे क्यों उतरे हुए हैं? क्या साहूकार जी ने कुछ कहा? कोमल, साहूकार ने साफ कह दिया है, अगर फसल का मुनाफा जरा भी कम हुआ तो वो हमसे ये झोपड़ी छीन लेगा। अरे बस इतनी सी बात पर हार मान गए? आप तीनों भाई खेत संभालिए और हम तीनों बहनें इस घर और रसोई को संभालेंगी। बस आप हमें लकड़ियां और टीन शेड लाकर दे दीजिए। पर भाभी, आप लोग इन पुरानी लकड़ियों और टीन से करोगी क्या? इससे मुनाफा कैसे बढ़ेगा? वो आप हम पर छोड़ दीजिए, आप बस सामान जुटाइए, फिर देखिए इन बहुओं का हुनर। तीनों भाइयों की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागती है। अगले दिन सुबह रघु और उसके भाई राघव किशन पास के कबाड़ से पुरानी टीन की चादरें और मजबूत बांस जुटाकर लाते हैं। नीम के विशाल पेड़ के नीचे, जहां दोपहर में भी ठंडी छांव रहती है, वहां काम शुरू होता है। किशन जी, बस यही, इसी नीम के नीचे चारों बांस गाड़ दीजिए। ऊपर ये टेढ़ी मेढ़ी टीन के शेड डाल देंगे तो सूरज की कड़ी किरणें हम तक नहीं पहुंचेगी। देखते ही देखते खेत के कोने में खूबसूरत ओपन किचन खड़ा हो गया। गेहूं की कटाई के बाद बचे हुए जो पुआल और घास फूस थे, उन्हें टीन की शेड के ऊपर बिछाया गया। कोमल और राधा ने जमीन को गोबर और मिट्टी से ऐसा लीपा कि वो आईने की तरह चमकने लगी। माया ने ईंटों को जोड़कर एक बड़ा और मजबूत चूल्हा तैयार किया। अब इस शेड के ऊपर और छप्पर पर पानी डाल दो। जैसे ही हवा चलेगी ये पानी गर्मी सूख लेगा और नीचे ठंडक बनी रहेगी। हाँ दीदी, अब देखना, वो फूलन और कलूटी चाची जो हमारे पिंजरे की मैना कह रही थी ना, वो खुद इस गर्मी में हरे खेत में हम तीन बहुओं की रसोई को देखकर जल बुन जाएगी। हाँ दीदी, यहाँ तो ऐसी ठंडी हवा चल रही है कि चूल्हे के पास खड़े होने में भी मजा आ रहा है। अंदर झोपड़ी में तो पसीने से बुरा हाल हो जाता था। अभी तो और मजा आएगा राधा। हम इस शेड के चारों तरफ छोटी छोटी क्यारियां बनाएंगे, पुदीना, धनिया, बेल वाली सब्जियां लगाएंगे। जब इन बेलों की हरियाली टीन की छत को ढक लेगी तो ये रसोई बहुत ठंडी रहेगी। काम करते करते रात हो गई। शकुंतला और छुटकी रघु, राघव और किशन के साथ खाट पर बैठी है। कोमल चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, राधा फुर्ती से सब्जियां काट रही थी और माया हाथ में खुरपी लिए रसोई के चारों तरफ छोटी छोटी क्यारियां बना रही थी। कोमल ने जैसे ही चूल्हे पर तड़का लगाया, उसकी सौंधी महक हवा के साथ पूरे खेत में तैरने लगी। पास से गुजरती फूलन और रंगीली चाची ठिठक कर खड़ी हो गईं। देख रही हो रंगीली, इन शहर वाली बहुओं ने क्या दिमाग बढ़ाया है। कितने ठाट बाट से खुले में मजे मार रही हैं। चाची, अंदर दम घुटता था और आंखों में धुआं लगता था, पर यहाँ खुली हवा में काम करने का आनंद ही कुछ और है। आप खड़े क्यों हैं? आइए आप भी चक्कर देखिए। अरे नहीं नहीं बहू, हमें तो घर पर बहुत काम है, वो तो बस देख रहे थे। पकड़े जाने की शर्म में दोनों औरतें पल्लू में मुंह छिपाकर वहां से कन्नी काट कर निकल गईं। गर्मी में हरे भरे खेत में तीन बहू की रसोई में खाना पका और रात को चांद की रोशनी में पूरा परिवार उसी रसोई के पास चटाई बिछाकर खाना खाने बैठा। सच कहूं कोमल, आज तो सुकून की रोटी नसीब हुई है, वरना अंदर तो पसीने के मारे निवाला भी गले से नहीं उतरता था। भैया, अभी तो ये शुरुआत है। जब इन क्यारियों में सब्जियां और बेलें चढ़ जाएंगी तो ये रसोई पूरी खेत का सबसे ठंडा कोना बन जाएगी। पूरा परिवार खाना खाकर सुकून से सो गया। अगले दिन सुबह सुबह कोमल और राधा खेत की गीली मिट्टी पर चलते हुए ताजी सब्जियां तोड़ रही हैं। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ चुकी है और मसालों की सौंधी महक फिर से हवा में तैरने लगी है। खाने की खुशबू से पास के खेत में बच्चे पेड़ के पीछे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। तभी कोमल की नजर उन पर पड़ती है। अरे ओ बच्चों, वहाँ पेड़ के पीछे क्यों छिप रहे हो? जल्दी बाहर आ जाओ, डरो मत।
कोमल की आवाज सुनते ही 3-4 बच्चे शर्माते हुए बाहर आए। वो चाची, हम तो बस देख रहे थे, क्या आप बना रही हो? बड़ी मस्त खुशबू आ रही है, कल रात को भी आई थी। आ जाओ, तुम्हारी चाची ने आज तुम्हारे लिए खेत की ताजी लौकी की सब्जी और बैंगन का भरता बनाया है, और देखो बाजरे की गर्मा गर्म रोटियां भी सेक रही हैं। चाची, क्या हम भी खा सकते हैं? हमारी मम्मी ऐसी सब्जी नहीं बनाती जैसी इस सब्जी में खुशबू आ रही है। क्यों नहीं बच्चों, आ जाओ, हाथ धोकर यहाँ चटाई पर बैठो। कोमल और राधा ने प्रेम से बच्चों को मिट्टी की थालियों में गर्मा गर्म भरता और रोटी परोसी। बच्चे जैसे ही पहला निवाला लेते हैं, अरे वाह चाची, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, ऐसी सब्जी तो हमने पहले कभी नहीं खाई। बेटा, ये कमाल ताजी सब्जियों का है, ये बिना दवाइयों वाली घर की सब्जियां हैं जो सीधे खेत से चूल्हे तक आई हैं। बच्चे मजे से खाना खाकर अपने घरों की ओर दौड़े। शाम का समय है, बच्चे अपने घर पहुंचते हैं जहां उनकी माएं खाना परोस रही हैं। चलो बेटा, खाना खा लो, आज गोभी बनाई है। नहीं मम्मी, मुझे ये नहीं खानी है। मुझे तो वही सब्जी खानी है जो साहूकार के खेत वाली चाचियों ने खिलाई थी, उसमें बहुत स्वाद था। अरे उन नई बहुओं के हाथ में ऐसा क्या जादू है कि तू अपनी माँ के हाथ का खाना भूल गया? यही हाल दूसरे घरों के बच्चों का भी था। नहीं मम्मी, वो चाची कहती है कि वो ताजी सब्जी तोड़कर बनाती है, बहुत मजेदार होती है। अपने बच्चों की बात सुनकर मम्मियां हैरान थीं। अगले दिन दोपहर का समय है। कोमल, राधा और माया अपनी रसोई के पास बैठी मिट्टी और राख का एक मिश्रण तैयार कर रही हैं। तभी वहां फूलन, रंगीली और कलूटी उनकी रसोई के पास आती हैं। अरे ओ कोमल बहू, क्या बात है भाई? कल से मेरा लल्ला तो तुम्हारे ही हाथ की सब्जी के गुण गा रहा है। रोटी तो हम भी वैसी ही बनाते हैं, पर तुम क्या ऐसा क्या जादू डालती हो खाने में? आई चाची, बैठे ना। जादू कुछ नहीं चाची, बस हम बाजार वाली दवाइयों की जगह अपने खेत का देसी कचरा और राख इस्तेमाल करते हैं, इसी से हमारी सब्जियों में स्वाद आता है। राख? पर राख से क्या होता है? चाची, ये चूल्हे की राख जब हम पौधों पर डालते हैं तो कीड़े मकोड़े पास भी नहीं भटकते, और हम सब्जी को चूल्हे की धीमी आंच पर मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं, जिससे स्वाद अंदर तक बस जाता है। बहू, बात ऐसी है कि कल मेरे घर शहर से खास मेहमान आ रहे हैं, क्या तुम हमें थोड़ी सब्जी बना कर दे दोगी? देख, तू मना मत करना, हम तुझे सब्जी के पैसे भी देंगे और तेरी मेहनत के भी। पैसे? चाची, हम तो बस घर के लिए बनाते हैं। चाची, पड़ोसी हैं, आप पैसों की बात क्यों कर रही हैं? आप बस ताजी सब्जियां भिजवा देना, हम बना देंगे। नहीं बहू, मेहनत का पैसा तो लेना ही पड़ेगा। बाजार से लाते हैं तो भी तो ढेरों पैसे खर्च होते हैं, और वहाँ ऐसा स्वाद भी नहीं मिलता। तुम बस बना देना, कल हम सुबह सामान भिजवा देंगे। जैसे ही तीनों औरतें वहां से जाती हैं, कोमल के दिमाग की बत्ती जल उठती है। राधा, माया, सुना तुमने? लोग हमारे स्वाद की कीमत देने को तैयार है। अगर हम इसी तरीके से करें तो ये साहूकार का कर्ज उतारने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। हाँ दीदी, सही कह रही हो। अगले दिन कलूटी चाची ने खाना बनाने के पैसे दिए और अपना खाना ले गई, जिसे देखकर गांव के बाकी घरों से खाने के ऑर्डर आने लगे। और कुछ दिन बाद, दीदी, आज तो 12 लोगों के खाने का ऑर्डर है। उन्होंने पैसे और सामान भी पहले ही भिजवा दिया है। ये तो बस शुरुआत है राधा, लेकिन अगर हमें इस स्वाद को बनाए रखना है तो हमें मिट्टी को और ताकतवर बनाना होगा। अगले सीन में तीनों बहुएं खेत के कोने में एक बड़ा गड्ढा खोद रही हैं। कोमल गांव के पशुपालकों के पास जाकर गोबर इकट्ठा कर रही है। काका, क्या हमें थोड़ा गाय का गोबर मिल जाएगा? हमें अपने खेत के लिए चाहिए। अरे हाँ, ले जाओ, वैसे भी काफी सारा गोबर है और जो मेरे किसी काम का ही नहीं है। कोमल गोबर लेकर आती है और माया के साथ मिलकर उस गड्ढे में गोबर, सूखी पत्तियां और घर का बचा हुआ खाना डालने लगती है। तभी वहां से फूलन और रंगीली अपनी नाक पर पल्लू रखकर गुजरती है। अरे मोरी मैया, ये क्या कर रही हो बहू? पूरे खेत में गंदगी फैला रही हो। कितनी सड़न और बदबू आ रही है यहाँ से। चाची, जिसे आप गंदगी कह रही हैं, कुछ दिनों बाद इसमें से काला सोना निकलेगा। ये हमारी देसी खाद है, देखिएगा। जब इसी खाद से ताजी सब्जियां उगेंगी और आप खाएंगे तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। अरे हट, बड़ी आई काला सोना वाली। देखते हैं कैसी सब्जी उगती है तुम्हारी। तीनों औरतें वहां से बुदबुदाती हुई चली गईं। तीनों बहुओं ने काम निपटाया और अपना 12 लोगों के खाने का ऑर्डर तैयार किया। जब खाना मेहमानों ने खाया तो गांव की चौपाल में तीनों की बहुत तारीफ हुई। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पूरा गांव तुम्हारी रसोई की चर्चा कर रहा है। माँ जी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम इस रसोई को गांव का गौरव बनाएंगे। रात को पूरा परिवार फिर चांद की रोशनी में खुले खेत की रसोई में खाना खाता है। और अगले दिन जब तीनों बहुएं कुएं पर पानी लेने जाती हैं तो फिर से औरतों का जमावाड़ा लगा था। अरे ओ रंगीली, सुना है इन बहुओं ने तो अपना अलग ही धंधा शुरू किया है।
जैसे ही चूल्हे पर चाय चढ़ाती हैं तो महक से पूरे गांव को पता चल जाता है। हाँ जीजी, और देखो तो इतनी तपती गर्मी में खुले खेत में रसोई बना रखी है, पर मजाल है जो उनके चेहरे पर थकान दिखे। चाची, किस्मत कभी बदलती नहीं है, मेहनत से बदलनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब बहू की खुली रसोई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। गांव में रहने वालों के शहरी रिश्तेदार तीनों बहू को खुले खेत में रसोई को देखने के लिए आते थे। कुछ दिन बाद तीनों भाई और बहुएं खेत में चारपाइयों पर बैठे हुए थे। कोमल, पहले हम सिर्फ मजदूर थे, लेकिन जब से तुम लोगों ने ये रसोई शुरू की है, लोग हमें इज्जत से देखने लगे हैं। अब तो शहर की गाड़ियां भी हमारे कच्चे रास्ते पर रुकने लगी हैं। सच कहूं तो हमारी पत्नियों का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तुम बस हुक्म करो, हम तो सब काम छोड़कर तुम्हारे ढाबे पर वेटर बनने को भी तैयार हैं। थोड़ी देर बाद सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर में एक चमकती हुई बड़ी कार धूल उड़ाती हुई उनके खेत के पास आकर रुकती है, जिसमें से एक आधुनिक शहरी पति पत्नी और उनकी छोटी बच्ची उतरते हैं। डैड देखो, ओपन किचन कितना कूल है ना। वाह, मैंने इंटरनेट पर सुना था, पर यह तो वाकई अद्भुत है। क्या हमें यहाँ ताजी रोटियां मिल सकती हैं? बच्चा दौड़कर मिट्टी के चूल्हे के पास जाता है और आग की लपटों को देखकर उसे छूने की कोशिश करता है। उसकी माँ डरकर उसे पीछे खींच लेती है। ओ बेटा, पीछे हटो, जल जाओगे। ये क्या है? क्या आप सच में इसी पर खाना बनाती है? मेम साहब डरिए मत, ये देसी चूल्हा है, इसमें धुआं जरूर है, पर जो स्वाद इस मिट्टी की आंच में है वो आपके ओवन में नहीं मिलेगा। और ये देखिए, गोबर के उपले हैं, ये हमारा ईंधन। मम्मी, ये क्या है? ये तो मिट्टी जैसा दिख रहा है। बेटा, इसे कंडा कहते हैं। इसी की धीमी आंच पर जब दाल पकती है तो खुशबू गांव तक जाती है। चक्कर देखिए, आप पिज्जा बर्गर भूल जाएंगी। शहरी महिला किंजल हैरानी से रसोई को देख रही है। कोमल और उसकी बहनें बड़े ही सलीके से उन्हें खाना परोसती हैं और प्रशांत जैसी निवाला तोड़ता है और खाते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वाह भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने बचपन में अपनी नानी के घर खाया था। क्या आप हमें ये खाना पैक करके दे सकती हैं? हम शहर ले जाकर सबको खिलाना चाहते हैं। हाँ साहब, क्यों नहीं, हम आपके लिए ताजी रोटियां और बैंगन का भरता पैक कर देते हैं। तीनों बहुओं ने शहरी परिवार को खाना पैक करके दिया, जिसके बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिले और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों में खेत का नजारा अब बिल्कुल बदल गया। झोपड़ी के आसपास का टमाटर, मिर्ची और बैंगन लहला रहे हैं। झोपड़ी की दीवार पर लौकी की बेल चढ़ी हुई हैं। तभी पड़ोस की फूलन और रंगीली चाची वहां आती हैं। कोमल बहू, बाजार की सब्जियां तो एकदम बेस्वाद हो गई हैं। क्या हमें तुम्हारे खेत की 2 लौकी मिल जाएगी? तुम जो भी पैसे कहोगी हम दे देंगे। अरे चाची, आप पैसे क्यों दे रही हो? ये तो हमने बस घर के लिए उगाई थी, आप ले जाइए। नहीं दीदी, जब हमारे पति दिन भर मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाते हैं तो हम अपनी इस मेहनत को मुफ्त में क्यों दे? ये हमारी एक्स्ट्रा कमाई का जरिया बन सकता है। चाची से कहो कि बाजार से कम दाम में ले जाए, पर पैसे तो लेने होंगे। हाँ चाची, दीदी सही कह रही है, ये एकदम ताजी और असली सब्जियां हैं, बाजार से आधी कीमत पर ले जाइए। बहुओं की मेहनत रंग ला रही थी। गांव की औरतें अब बाजार जाने की बजाय बहुओं की झोपड़ी पर आने लगी थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। कोमल, राधा और माया सज धज कर मेला घूमने निकली। मेले के मैदान में भीड़ एक बड़े स्टॉल पर जमा थी, जहां शहरी खाना बिक रहा था। तीनों बहुएं भी उत्सुकता में वहां पहुंची और एक थाली लेकर चखने लगीं। छी, इससे अच्छा स्वाद तो हमारी रसोई की सूखी रोटी में होता है। मसाला कच्चा है और सब्जी में कोई जान ही नहीं है। हैरानी की बात देखो राधा, इस बेस्वाद खाने के लिए लोग इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं और ऊंचे दाम दे रहे हैं। अगर हम अपनी ताजी सब्जियों और चूल्हे का असली स्वाद लोगों को दे तो सोचो क्या होगा। दीदी, आप ढाबे की बात कर रही हो? लोग तो हमारी रसोई की खुशबू से ही खींचे चले आते हैं। हम इसे एक छोटा सा देसी होटल क्यों नहीं बना लेते? हाँ, हम इसकी शुरुआत करेंगे। गांव के बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे ताकि रौनक बनी रहे और बाकी सबसे मेहनत के पैसे लेंगे। मेले से लौटकर तीनों बहुओं ने अपने पतियों और सास शकुंतला से बात की और रजामंदी से खेत के किनारे जमीन पर घास के ऊपर और नीम के पेड़ के नीचे अब लकड़ी की कुछ बेंच और मेजें लगा दी गईं। ठीक है कोमल, अगर तुम लोगों को भरोसा है तो हम भाई भी पीछे नहीं हटेंगे। आज से ये सिर्फ हमारी रसोई नहीं, हमारा छोटा सा खेत वाला होटल है। देखते ही देखते गर्मी में हरे भरे खेत में 3 बहू की रसोई का बोर्ड टंग गया। चूल्हे से उठती धुएं की लकीरें और सौंधी महक अब राहगीरों को अपनी ओर खींचने लगी। एक दिन उनके खेत वाले ढाबे में काफी भीड़ थी। लीजिए काका, खेत की ताजी साग और मक्की की रोटी, साथ में घर का बना सफेद मक्खन भी है। एक तरफ तीनों बहुएं अपनी रसोई चला रही थी, वहीं उनके बगल वाले खेत में काम कर रहे किसान ये देखकर जल भुन रहे थे। अरे भाई, मंडी में सब्जियां कौड़ियों के भाव बिक रही हैं।
पर यहाँ देखो, लोग खुद चल कर आ रहे हैं, पेट भर कर खाना भी खा रहे हैं और घर के लिए थैले भर भर के सब्जियां भी ले जा रहे हैं। अरे भैया सही कहा, इन बहुओं ने तो मिट्टी से सोना उगलवा लिया। साहूकार को इसकी खबर देनी पड़ेगी। अगले दिन साहूकार अपनी हवेली के बरामदे में बैठा था, तभी वहां चुगलखोर सुक्खू आया, जिसे उन किसानों ने भेजा था। अरे मालिक, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं और वहाँ आपके खेत में खेला हो गया है। उन बहुओं ने तो आपके खेत को सराय बना दिया है। क्या बक रहा है सुक्खू? साफ साफ बोल। मालिक, उनकी बहुओं ने वहाँ ढाबा खोल लिया है। आपकी जमीन का इस्तेमाल करके अपनी तिजोरियां भर रही हैं। आज ढाबा खोला है, कल को पक्का कब्जा कर लेंगी। बस आप हाथ मलते रह जाएंगे और वो करोड़ों की जमीन पर मालिक बन बैठेंगी। क्या मेरे खेत पर मेरे बिना पूछे धंधा? उन मजदूरों की इतनी हिम्मत? सुक्खू, ला मेरा डंडा। आज मैं उन बहुओं को बताऊंगा कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। ढाबे पर रौनक थी, कुछ लोग खाना खा रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी धूल उड़ाता हुआ साहूकार अपने लठैतों के साथ वहां पहुंचा। उसने गुस्से में आते ही लकड़ी की एक बेंच लात मारकर गिरा दी। बंद करो ये नौटंकी। ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरी जमीन पर? रघु, राघव, किशन, कहाँ मर गए? बाहर निकलो। मालिक शांत हो जाइए, ये तो हम बस मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत नहीं, गद्दारी कर रहे हो। मेरी जमीन पर होटल खोल लिया और मुझे खबर तक नहीं है। अरे अभी का अभी ये सारा चूल्हा चौका उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। सुक्खू, फेंक इनके ये मिट्टी के बर्तन बाहर। ठहरिए सेठ जी, हाथ मत लगाइएगा हमारे बर्तनों को। हमने इस जमीन पर पसीना बहाया है, गद्दारी नहीं की। अगर आप इसे होटल कह रहे हैं तो याद रखिए, इस होटल की वजह से आपके बंजर पड़े खेत आज लहरा रहे हैं। जुबान लड़ाती है। अरे कल सुबह तक अगर ये ढाबा यहाँ से नहीं हटा तो मैं इस पूरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। साहूकार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने आओ देखा न ताओ मेज पलट दी और थालियां जमीन पर जा गिरी। बेचारे ग्राहक डर के मारे वहां से भागने लगे। तभी साहूकार की नजर गल्ले पर पड़ी जो नोटों से भरा हुआ था। अगर इन औरतों ने इतनी कमाई कर ली तो अगर मैं यहाँ अपना पक्का ढाबा बनवाऊं और शहर से हलवाई बुला लूं तो सारा मुनाफा मेरी जेब में होगा। इनकी जरूरत ही क्या है? हाँ, अब मैं यहाँ खुद का काम शुरू करूंगा। तुम सब दफा हो जाओ यहाँ से। रघु और उसके भाई डर के मारे कांपने लगे, पर कोमल ने राधा और माया की तरफ देखा। कोमल आगे बढ़ी और साहूकार के ठीक सामने खड़ी हो गई। ठहरिए सेठ जी, ढाबा उजाड़ना है तो आसान है, पर मुनाफा कमाना उतना ही मुश्किल। आपको क्या लगता है ईंट खड़ी करने और शहर की लेबर बिठा देने से धंधा चल जाएगा? तो सिखाएगी मुझे धंधा करना। मेरे पास पैसे हैं, शहर से एक रसोइया बुला लूंगा। सेठ जी, आप ढाबा तो आलीशान बनवा लेंगे, पर रसोई का स्वाद कहाँ से लाएंगे? शहर का लेबर खाना तो बना देगा, पर वो स्वाद कहाँ से लाएगा जो इन मिट्टी के बर्तनों और हमारी मेहनत में है? लोगों को हमारे हाथ के स्वाद की आदत हो गई है। अगर आपके हलवाई ने एक भी बार नमक मिर्च ऊपर नीचे किया तो लोग दोबारा मुड़कर नहीं आएंगे। हाँ सेठ जी, होटल तो बहुत है, पर गर्मी में हरे भरे खेत में 3 बहू की रसोई जैसा सुकून कहीं नहीं। आपकी मशीनें तो स्वाद नहीं दे पाएंगी जो हमारा ये देसी चूल्हा देता है। बात तो तूने पते की कही है, और इसमें मेरा क्या फायदा है? जमीन मेरी और नोट तुम गिनो। फायदा आपका ही होगा सेठ जी। आप हमें थोड़ा पैसे उधार दीजिए, हम इस खेत को एक फार्म हाउस में बदल देंगे और आपको इतना मुनाफा देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, यानी कि डबल मुनाफा हम आपको 1 साल के अंदर देंगे। डबल मुनाफा 1 साल में? अरे क्या बक रही है बहू? मैं होश में कह रही हूँ सेठ जी। हम यहाँ सिर्फ ढाबा नहीं, एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ शहर के लोग खींचे चले आएंगे। मेहनत हमारी, स्वाद हमारा और मुनाफे में 50% हिस्सा आपका और 50% हमारा। बिना कुछ किए आपको फसल में ज्यादा पैसा मिलेगा। बात तो पते की है। खेती का क्या भरोसा, कभी सूखा पड़ता है, कभी फसल खराब हो जाती है। यहाँ तो बिना कुछ किए बैठे बिठाए पैसा आ रहा है। ठीक है, पर याद रखना बहू, अगर 1 साल में वादा पूरा नहीं हुआ तो ये झोपड़ी, ये खेत और ये तुम्हारी चूल्हे वाली रसोई सब मेरा होगा। मैं सबको जब्त कर लूंगा। मंजूर है सेठ जी। 1 साल बाद ये जमीन या तो सोना उगलेगी या फिर आप चाहे जो वो कर लेना। साहूकार वहां से अपने लठैतों के साथ चला जाता है। उसके बाद जाते ही रघु और उसके भाई कोमल को घेर लेते हैं। कोमल, तू पागल हो गई है क्या? 1 साल में डबल मुनाफा कैसे देंगे हम? साहूकार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ दीदी, इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से? अभी तो सिर्फ 2-4 लोग खाना खाने आते हैं। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए। शहर के लोग कंक्रीट के घरों में से उब चुके हैं, उन्हें ताजी हवा, सुकून चाहिए। हम उन्हें वो फार्म हाउस देंगे जिसका उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। पर दीदी, हमारे पास तो सिर्फ लकड़ियाँ, मिट्टी और ये चूल्हा है। वही तो हमारी ताकत है माया। हम लकड़ियों और घास फूस से ऐसे कंपार्टमेंट बनाएंगे जो बड़े बड़े होटलों को फिल कर देंगे।
साहूकार ने धनीराम से पास वाला खेत भी अपने खेत से मिला दिया। अब बहुओं के पास एक बड़ा मैदान था। कोमल ने मोबाइल पर नए नए डिजाइन देखे और अपने पतियों की मदद से लकड़ी, बांस और मिट्टी का फार्म हाउस बनाना शुरू किया। इन लकड़ियों को झोपड़ी का नक्शा दीजिए, खिड़कियों पर टाट और बोरी के पर्दे लगाइए। जब हम इन पर पानी छिड़केंगे तो बाहर की लू अंदर आते ही ठंडी फुहार बन जाएगी। दीदी, मैंने चारों तरफ फूलों की बेलें और महकने वाली फुलकारी लगा दी है। अब ये फार्म हाउस किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। फार्म हाउस अब पूरे तरीके से बन चुका था। जमीन पर घास, हरी भरी क्यारियां और लकड़ी का 3 मंजिला घर देखने में ही सुकून दे रहा था। अब बारी थी प्रचार की। तो गांव के मेले में बहुओं ने हाथ से बने रंगीन पोस्टर लगाए। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, छोड़िए शहर का शोर, आ जाइए प्रकृति की ओर। ताजी सब्जी, चूल्हे की रोटी और मिट्टी का घर सिर्फ हमारे फार्म हाउस में। साहब, हमारे यहाँ बिजली का एसी नहीं है, पर नीम की छाव और मिट्टी की ऐसी ठंडक है कि आप शहर की गर्मी भूल जाएंगे। आइए और अपने बच्चों को असली गांव दिखाइए। छुट्टियों की गर्मियां शुरू होते ही शहर की गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। शहर के लोग लकड़ी के कंपार्टमेंट्स और मिट्टी की सौंधी महक देखकर निहाल हो गई। ओए, यहाँ तो बिना एसी के भी कितनी ठंडक है, और ये चूल्हे की रोटी का स्वाद, वाह वाकई जादुई है। हमें 2 दिन और यहाँ रुकना है, क्या जगह मिलेगी? साहब, अभी तो जगह नहीं है। एक बार में हम सिर्फ 3 परिवार को रख पाते हैं। आप अगले हफ्ते की बुकिंग करा लीजिए। देखते देखते एक पूरा साल हो गया और गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई और फार्म हाउस अब दूर दूर तक फेमस हो गया। तीनों 1 साल का मुनाफा लेकर अपने पतियों, सास और नंद के साथ साहूकार की हवेली पहुंचती हैं। उनके पास नोटों से भरे बैग हैं। साहूकार अपनी गद्दी पर बैठा है। सेठ जी, 1 साल का समय पूरा हो गया। ये रहा आपका डबल मुनाफा, पाई पाई का हिसाब इसमें है। अरे, इतनी बड़ी रकम! कोमल बहू, तुम लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया। मैंने सोचा था तुम हार जाओगी। सेठ जी, अब आप इस जमीन की अपनी कीमत बोलिए। हम ये जमीन और फार्म हाउस आपसे खरीदना चाहते हैं। ये पैसे आपकी कीमत चुकाने के लिए हैं। कीमत? नहीं बहू, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ऐसा पैसा जो तुमने बैग में रखा है, ये सिर्फ कागज नहीं, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। अरे, तुम तीनों काबिल बिजनेस वुमन लग रही हो। यह जमीन तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। साहूकार मुस्कुराते हुए जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देता है। समय बीतने के साथ अब गर्मी में हरे भरे खेत में 3 बहुओं की रसोई अब एक इंटरनेशनल फार्म हाउस डेस्टिनेशन बन चुका है। कोमल, राधा और माया अब साड़ी की जगह सलीके के सूट पहने हुए हैं। कोमल के हाथ में टैबलेट है जिस पर वो ऑनलाइन बुकिंग चेक कर रही है। राधा ऑर्गेनिक खेती के बड़े ऑर्डर्स लैपटॉप पर प्रोसेस कर रही है। माया, अगले हफ्ते की सारी बुकिंग फुल है। शहर से एक बड़ी कंपनी की टीम यहाँ नेचर रिट्रीट के लिए आ रहे हैं। दीदी, मैंने तैयारी कर ली है। गांव की 20 औरतों को काम पर लगा दिया है। फूलन चाची सब्जी काटने का काम संभाल रही है और रंगीली चाची रसोई देख रही हैं। वहीं औरतें जो कभी मजाक उड़ाती थी, आज उसी रसोई में सम्मान के साथ काम कर रही हैं। खेत में ड्रिप इरिगेशन और सोलर पैनल लगे हुए हैं। तीनों शकुंतला के साथ अपनी मेहनत को देख रही हैं। कोमल, राधा, माया, देखो तुम्हारी मेहनत ने आज इस मिट्टी की तकदीर बदल दी। झोपड़ी से शुरू हुआ सफर आज यहाँ तक पहुँचा है। हाँ मम्मी जी, अब गर्मी हो या लू, हमारी रसोई हमेशा ठंडी छावर स्वाद ही बांटती रहेगी। मुझे बस एक बात का दुख है। साहूकार अचानक लकवे का शिकार हो गए हैं। उनके अपने संगी संबंधियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। राधा, माया, साहूकार जी अकेले हैं। अगर आज उन्होंने अपने खेत नहीं दिए होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। चलो, हम उन्हें अपने फार्म हाउस ले आएंगे। तीनों बहुएं साहूकार को अपने घर लेकर आईं। उनकी दिन रात सेवा की, ताजी जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया और अपने हाथों से बना शुद्ध खाना खिलाया। बहुओं की सेवा से साहूकार धीरे धीरे ठीक होने लगे। बहुओं, मैंने तुम्हारी झोपड़ी उजाड़ने की कोशिश की थी और तुमने मुझे अपना घर दे दिया। शकुंतला देवी, तुम वाकई में लक्ष्मी ले आई हो अपने घर में। साहूकार अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। कुछ समय बाद नंद छुटकी की शादी का वक्त आया। बहुओं ने मिलकर छुटकी की शादी इतनी धूमधाम से की कि पूरा गांव देखता रह गया। छुटकी, आज तेरी विदाई इस फार्म हाउस से किसी राजकुमारी की तरह करेंगे। ये सब तुम्हारी इन 3 भाभीयों की मेहनत का फल है। शादी में गांव की वही औरतें फूलन, रंगीली, कलूटी मेहमान बनकर आईं और बहुओं की तारीफों के पुल बांधने लगी। भाई मान गए इन बहुओं को। इन्होंने सिर्फ रसोई नहीं बनाई बल्कि इस पूरे खानदान की किस्मत बदल दी है। छुटकी की विदाई के बाद कोमल, राधा और माया अपने ऑफिस में बैठी हैं। सामने उनके करोड़ों के टर्नओवर की फाइलें हैं। आज हमारे पास देश विदेश से मेहमान आ रहे हैं। हमारी मिट्टी की महक अब 7 समंदर पार पहुंच चुकी है। हाँ दीदी, और ये सब शुरू हुआ था उस छोटे से चूल्हे से। वैसे आपका आइडिया अच्छा था। हम गांव में गोबर के बने हुए उपले विदेश में एक्सपोर्ट करते थे, जहाँ से अच्छा मुनाफा होता था। और हमने आसपास की सभी जमीन भी खरीद ली है।
हाँ, तुम्हारी मेहनत, सब्र और स्वाद का ये संगम आज मिसाल बन गया है। गर्मी में हरे भरे खेत में 3 बहू की रसोई ने न सिर्फ धुएं से आजादी पाई बल्कि 3 साधारण बहुओं को आज करोड़पति बना दिया। और हमें हमारी करोड़पति पत्नियों का पति। किशन की बात सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।